कहानी की शुरुआत में हम मारिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक रिसोर्ट के बेड पर बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी। तभी उसकी नींद खुलती है और वह सोचती है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँची। फिर वह अपनी पिंकी देखती है जिसे कल रात को दबाकर बजाया गया था। इसी बीच उसकी दोस्त बिल्लो भुखमरी का उसे मैसेज आता है जो उसे कह रही थी कि साली तूने कल रात ये क्या कांड कर दिया। और तभी कहानी एक दिन पीछे चली जाती है जहाँ मारिया उस रिसोर्ट में अपनी दो दोस्तों बिल्लो भुखमरी और एलिसन के साथ अपनी एक पुरानी दोस्त लॉरा की शादी अटेंड करने आई थी जो इस लिल गोची नाम के दरिंदे से शादी कर रही थी। लेकिन लॉरा को देखते ही मारिया का मूड खराब हो जाता है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड बबलू बेताल ने कल रात किसी और लड़की की पिंकी बजा दी थी। वहीं दूसरी तरफ हम चमन झींगा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्त जेफरी को लेकर उस शादी में आता है। पर तभी सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने से मना कर देता है और कहता है कि ये रईसों की शादी है, तुम जैसे भूखे नंगे लोग यहाँ अलाउड नहीं है। जिस पर चमन झींगा कहता है कि लिल गोची मेरा फेसबुक फ्रेंड है और मैं उसके लिए सबसे बढ़िया क्वालिटी का माल लेकर आया हूँ। दरअसल लिल गोची ने उससे ड्रग्स मंगवाए थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें फिर भी अंदर नहीं जाने देता क्योंकि उनका नाम गेस्ट लिस्ट में नहीं था। तभी जेफरी कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, जिस पर चमन झींगा बोलता है कि नहीं भाई, मैं इतनी बढ़िया शादी को मिस नहीं कर सकता। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और रात होते ही वो दोनों आइस क्यूब की डिलीवरी करने के बहाने उस शादी में घुस जाते हैं। जिसके बाद वो महंगी शराब पर टूट पड़ते हैं और उसे कुत्तों की तरह पीने लगते हैं। पर तभी मारिया को देखकर चमन झींगा कहता है कि मैंने तुम्हें फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, तुमने अभी तक एक्सेप्ट क्यों नहीं करी। मारिया कहती है कि भीसड़ी के तू है कौन जो मैं तेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूं। तभी जेफरी उसे बोलता है कि भाई हमने काफी दारू पी ली है, लेकिन चमन झींगा गधे की घीण पर लगा वो पिस्सू था जो एक बार किसी से चिपक जाता है तो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। इसलिए वो मारिया और उसकी सहेलियों से दोस्ती बढ़ाने के लिए उनके पास जाकर बैठ जाता है। सोचता है कि आज रात इनमें से कोई तो अपनी दे ही देगी। उधर मारिया नोटिस करती है कि जेफरी लगातार उसे ही देखता जा रहा था। तभी पार्टी शुरू हो जाती है और सभी बेवड़े फिर से दारू पीने लगते हैं, जिनमें चमन झींगा ने चुपके से वो ड्रग्स मिला दिए थे। जिसके बाद सभी खूब एंजॉय करते हैं और साथ में फोटोज भी खींचते हैं। फिर धीरे धीरे माल का असर होना शुरू हो जाता है और सभी लोग अपना होश खोने लगते हैं। इसी बीच जेफरी मारिया को गिरने से बचा लेता है, जिससे मारिया उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और उसे पकड़कर चूसने लगती है। दूसरी तरफ चमन झींगा बिल्लो भुखमरी की पिंकी मारने के पीछे पड़ा था, लेकिन बिल्लो भुखमरी उसे खुद से दूर करती है और एक ठाडे ब्राजीलियन आदमी के पास जाकर बैठ जाती है, जबकि एलिसन एक चाइनीस आदमी से अपना खड्डा खुदवा रही थी। दूसरी तरफ मारिया और जेफरी भी गर्म हो जाते हैं और वहीं पर मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। वहीं जेफरी का दोस्त चमन झींगा सिर्फ उनको देखता रहता है और सोचता है कि मुझे आज भी मुट्ठी से ही काम चलाना पड़ेगा। जिसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यहाँ मारिया नंगी ही उस रिसोर्ट से बाहर चली जाती है, लेकिन फिर इसके ठीक 1 महीने बाद मारिया को उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। पहले तो उसे लगता है कि शायद ये ज्यादा दारू पीने की वजह से हुआ है, लेकिन जब वह अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट हो चुकी है। फिर वो ये बात अपने दोस्तों को बताती है तो उन्हें लगता है कि शायद ये उसके बॉयफ्रेंड बबलू बेताल का बच्चा है। पर तभी मारिया उन्हें बताती है कि मुझे बबलू बेताल से मिले पूरे 3 महीने हो चुके हैं, ये बच्चा उसका तो नहीं हो सकता, शायद ये उस लड़के का बच्चा है जो हमें उस दिन लॉरा की शादी में मिला था, वो चूतिए चमन झींगे का दोस्त। जिसके बाद वो दोनों उस रात की फोटोज चेक करते हैं जहाँ वो जेफरी और मारिया को बहुत सारी फोटोज में एक साथ देखते हैं, लेकिन उनमें से किसी को पता नहीं था कि ये लड़का कौन है, इसका नाम क्या है और ये कहाँ पर रहता है। तभी मारिया तुरंत अपनी दोस्त लॉरा को कॉल करती है जो लिल गोची के साथ हनीमून मनाने दुबई आई थी। फिर लॉरा वो फोटो लिल गोची को दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। वो कहता है कि मैं इस लड़के का नाम तो नहीं जानता, लेकिन ये मेरे फेसबुक फ्रेंड चमन झींगे का दोस्त है। अब मारिया चमन झींगे का एड्रेस पता करके उसके घर पहुंच जाती है, जिसे देखकर चमन झींगा कहता है कि नहीं यार, अब मैं तुम्हारी मारने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिस पर मारिया कहती है कि भीसड़ी के मैं यहाँ पर तेरे उस चिकने दोस्त का पता पूछने आई हूँ, और उससे जेफरी का नाम और पता लेकर उसके घर पहुँच जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात जेफरी की माँ रोजी से होती है, जिसे लगता है कि शायद मारिया जेफरी की क्लास टीचर है, लेकिन मारिया उसे बताती है कि मैं जेफरी से एक शादी में मिली थी और उसने मेरी बहुत अच्छी सर्विस करी, इसलिए मुझे लगा कि शायद हमें एक बार और मिलना चाहिए। जो बात सुनकर रोजी कहती है कि देखो मारिया, मैं तुमसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जेफरी के बाप एंड्रू का हथियार करीबन 9 इंच का था और मुझे पता है कि जेफरी के अंदर भी अपने बाप जितना ही स्टेमिना है, नहीं तो तुम जैसी अधेड़ उम्र की औरत को खुश करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन जेफरी का बाप एक नंबर का धोखेबाज आदमी था, उसने पहले तो मेरी खूब दबाकर मारी, लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो वो भिसड़ी वाला मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग गया। जो सुनकर मारिया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि जेफरी ने भी उसके साथ ऐसा ही किया था। तभी वहाँ कच्छे में जेफरी आता है, जिसे देखते ही वो उठकर वहाँ से जाने लगती है। जेफरी उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती थी तो मेरे
घर पर क्या करने आई थी। मारिया कहती है कि शायद मुझे लगा था कि तुम एक अमीर और जिम्मेदार आदमी होगे, लेकिन तुम तो एक छोटे बच्चे हो जिसके पास ना तो खुद का फोन है और ना ही कोई काम धंधा। मुझे नहीं लगता कि तुम हॉस्पिटल का आधा खर्चा भी उठा पाओगे। जेफरी कहता है कि जाने मन मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे ये तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है। जिस पर मारिया उसे बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो सुनकर वह परेशान होने की बजाय उसे बधाइयाँ देने लगता है। तभी मारिया उसके मुंह पर एक चमाट मारती है और कहती है कि तेरे लिए तो ये कितनी गर्व की बात होगी। तू एक हाई फाई शादी में आया, एक हॉट लड़की के साथ रात बिताई और फिर उसकी पिंकी मारकर सुबह गायब हो गया। साला तू भी अपने बाप जैसा ही निकला जो तुझे पैदा करके गायब हो गया था। जो सुनकर जेफरी समझ जाता है कि मारिया के पेट में जो बच्चा है वो उसी का है। अब एक तरफ जहाँ मारिया उसे गिराने का तरीका ढूंढ रही थी, वहीं दूसरी तरफ जेफरी अपने बाप की तस्वीर देखकर सोच रहा था कि आखिर मैं भी अपने बाप जैसा ही निकला। मैंने भी मारिया को प्रेग्नेंट करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आगे मारिया अपने दोस्तों से मिलती है और उन्हें बता देती है कि वो लड़का सिर्फ 21 साल का है। उसने ना तो अपना स्कूल कंप्लीट किया है और ना ही उसके पास कोई जॉब है। वो तो बस घर पर पड़ा टाइम पास करता रहता है। जिस पर एलिसन कहती है कि यार मुझे भी किसी बेरोजगार से अपनी पिंकी पिटवानी है। पर तभी बिल्लो भुखमरी उसे चुप कराते हुए कहती है कि यार तू अबॉर्शन करा ले या फिर अपने बॉयफ्रेंड बबलू बेताल से शादी कर ले। साले को पता भी नहीं चलेगा कि ये बच्चा उसका है या किसी और का। पर तभी बबलू बेताल वहाँ पर आ जाता है और मारिया से माफी मांगने लगता है, जो देखकर मारिया और उनकी सहेलियों को लगता है कि यही मौका है। मारिया बबलू से शादी करके ये बच्चा उसके सर पर डाल देगी। इधर जेफरी ये बात चमन झींगा को बताता है। चमन झींगा कहता है कि भाई तूने मारिया को प्रेग्नेंट करके बहुत बड़ा हाथ मारा है। तुझे पता भी है उसका बाप कौन है? वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन गुड्डू लाल गंडवा है और बहुत ही जल्दी वो इलेक्शन में भी खड़ा होने वाला है। सोच अगर तू उसका दामाद बन गया तो तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन जेफरी को तो सिर्फ मारिया और उसके बच्चे की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो मारिया से बात करने उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन वहां जाते ही जेफरी की फटकर 464 हो जाती है। तभी चमन झींगा उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि भाई ऐसे बड़े घर का दामाद बनना बहुत आसान है और तुझे बच्चे को संभालने की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़े लोग इस काम के लिए नौकर रखते हैं। सोच भाई मारिया गुड्डू लाल गंडवे की इकलौती बेटी है और शादी के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी तेरी हो जाएगी। इसी बीच वहाँ मारिया अपने बॉयफ्रेंड बबलू बेताल के साथ आती है, जिन्हें देखकर चमन झींगा कहता है कि भाई देख ले, अगर तूने आज हिम्मत नहीं की तो ये आदमी मारिया से शादी कर लेगा। इधर बबलू बेताल मारिया को प्रपोज कर देता है, जिस पर मारिया भी बहुत खुश होती है क्योंकि वो भी यही चाहती थी। लेकिन तभी जेफरी उसके पास आकर कहता है कि तुम इस गंडवे से शादी करने की सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारे पेट में मेरी औलाद है और तुमसे शादी करने का हक सिर्फ मुझे है। जो सुनकर बबलू बेताल पूछता है कि ये गधा कौन है, लेकिन मारिया तो उसे पहचानने से ही इनकार कर देती है। कहती है कि होगा कोई मेरी गुलाबी का दीवाना। जो सुनते ही बबलू उसके मुंह पर एक जोरदार घुसंड पिला देता है। फिर अगले दिन जब मारिया अपने ऑफिस में थी, तभी उसे बबलू बेताल का मैसेज आता है, जो उसे गंदी गंदी गालियां बक रहा था। कहता है कि भीसड़ी की मैंने तो 3 महीनों से तेरी पिंकी नहीं मारी, फिर तू प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मतलब कि तू बस मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही थी। अब आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा दियो, मैं तुझे हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। जो सब पढ़कर मारिया को यकीन हो जाता है कि अगर बबलू बेताल उससे सच्चा प्यार करता तो उसे इस बच्चे से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद से जेफरी उसके पीछे पड़ जाता है। वो उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे कुत्तों की तरह घूमने लगता है, यहाँ तक कि वो उसका पीछा करते हुए उस हॉस्पिटल तक पहुँच जाता है जहाँ पर वो अपना अबॉर्शन कराने आई थी। जेफरी उसे ऐसा करने से मना करता है, पर तभी बिल्लो भुखमरी उसे कहती है कि इस सब का कोई फायदा नहीं। अगर मारिया ने तुम्हारा बच्चा पैदा कर भी दिया तब भी तुम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं होगा। फिर जैसे ही लिफ्ट खुलती है तो उन्हें वहाँ एक जिद्दी बच्चा दिखाई देता है जो अपनी माँ को परेशान कर रहा था, जिसे देखकर मारिया सोचती है कि अब तो वो अबॉर्शन कराकर ही रहेगी। लेकिन फिर जैसे ही वो दोनों ऊपर पहुँचती है तो उन्हें वहाँ पर एक क्यूट सी बच्ची दिखाई देती है, जिसे देखकर मारिया का दिल पिघल जाता है और वह अपना इरादा बदल देती है। फिर वह वहाँ से सीधा जेफरी के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं ये बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर जेफरी को लगता है कि शायद वो उससे शादी करने वाली है, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर पूरी कॉलोनी को बताने लगता है कि सुनो भीसड़ी वालों, मैं अमीर हो गया हूँ और अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। पर तभी मारिया उसे कहती है कि साले मैं ना तो तुझसे प्यार करती हूँ और ना ही तुझसे शादी करूंगी, मैं बस तुझे बताने आई हूँ ताकि कल को कोई मेरी पिंकी का दीवाना मुझसे पूछे कि ये किसका बच्चा है तो तुझे सामने आकर जवाब देना होगा। इसके अलावा ना तो हम साथ रहेंगे और ना ही हमारा कोई फ्यूचर होगा। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे जेफरी ये बात जाकर चमन झींगा को बताता है और कहता है कि भाई मारिया तो मेरे प्यार में बिजली गेंद हो चुकी है, साथ ही मैं अपनी सारी खराब आदतें भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पर इन चीजों का बुरा असर पड़े। जिस पर चमन झींगा कहता है कि भाई अब मारिया तो तेरी हो चुकी है, तो क्या तू उसे बोलकर बिल्लो भुखमरी की सेटिंग मुझसे करा देगा, क्योंकि मुझे उसकी चूचियां बहुत मस्त लगती हैं। जिसके बाद दोनों क्लब में जाते हैं और पूरी रात पार्टी करते हैं। फिर अगले दिन मारिया जेफरी को अपने मॉम डैड से मिलवाती है, जहाँ
जहाँ उसका बाप गुड्डूलाल गंडवा उससे पूछता है कि ये उम्र में तुमसे छोटा नहीं है, ये मच्छर तुम्हें मिला कहाँ से। मारिया कहती है कि हमारी मुलाकात लौरा की शादी में हुई थी, ये तो मुझे देखते ही बिजली गेंद हो गया था। फिर जब मैं नशे में थी तो उसने मौके पर चौका मारा और मुझे वहीं पर घोड़ी बना दिया। तभी उसकी माँ पूछती है कि बबलू बेताल कहाँ पर है, जिस पर मारिया उन्हें बबलू बेताल के मैसेज पढ़कर सुनाने लगती है, जिसमें उसने लिखा था कि तू कुतिया है और तेरी माँ भी कुतिया है और तुम दोनों दिन भर बस अपनी पिंकी पिटवाती रहती हो। जो सब सुनकर गुड्डूलाल गंडवे को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो उसके बिजनेस पार्टनर घोटाले का बेटा था। आगे मौका देखकर मारिया उन्हें ये भी बता देती है कि मैं जेफरी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जो सुनकर उसके बाप की तो फट जाती है और उसकी माँ रोने लगती है, कहती है कि इस गरीब मच्छर ने मेरी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया, ये बेचारी इस उम्र में कहाँ बच्चा संभाल पाएगी। उधर गुड्डूलाल जेफरी से पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है और तुम क्या करते हो। जेफरी कहता है कि मैं 21 साल का हूँ, पहले तो मैं बेरोजगार था पर फिलहाल मैं पिज्जा डिलीवरी का काम करता हूँ, ताकि कोई मेरे बच्चे को ये ना कह सके कि तेरा बाप निकम्मा है। जो बात सुनते ही गुड्डूलाल भड़क जाता है और कहता है कि भिसड़ी के तेरी तो हमारे आगे कोई औकात ही नहीं है, अच्छा रहेगा कि तू मेरी बेटी को भूल जा। जिसके बाद वो मारिया से कहता है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, अगर शहर में ये बात फैल गई कि मेरी बेटी किसी बेरोजगार से प्रेग्नेंट हो गई है तो मेरी बहुत बदनामी होगी, इसलिए या तो तू बबलू बेताल से शादी कर ले या चुपचाप अपना अबॉर्शन करा ले। मारिया कहती है कि मैं ये दोनों काम नहीं करूंगी, मैं सिंगल मदर बन के रहना चाहती हूँ। तभी जेफरी वहाँ पर उसके लिए फूल लेकर आता है, वहीं गुड्डूलाल उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे पैसे ऑफर करता है। जेफरी कहता है कि आप एक बाप को अपने बच्चे से दूर नहीं कर सकते, जिस पर गुड्डूलाल उसे गंदी गंदी गालियां बकने लगता है और कहता है कि भिसड़ी के चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो ये फूल तेरी गींड में डाल दूंगा। लेकिन तभी मारिया वहाँ पर अपने बाप को ये बातें करते हुए सुन लेती है और फिर जेफरी के साथ बैठकर वहाँ से निकल जाती है। आगे वो दोनों जेफरी के माँ के घर पर जाते हैं और उसकी माँ को सारी बात बता देते हैं, लेकिन उसकी माँ गुस्सा होने की बजाय जेफरी पर गर्व महसूस करने लगती है। कहती है कि मेरा बेटा वो जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा है जो उसका बाप कभी नहीं कर पाया। फिर रात को जब मारिया घर वापस आती है तो उसका बाप उससे कहता है कि अगर तुम बबलू बेताल से शादी नहीं करना चाहती तो मत करो, तुम उस गरीब मच्छर से शादी कर लो, ताकि मैं अपनी इलेक्शन की स्पीच में यह कह सकूं कि मैंने अपनी बेटी की शादी एक आम आदमी से कर दी है, जो सुनकर गरीब लोग भी मुझे ही वोट देंगे। पर तभी मारिया कहती है कि आप अपने फायदे के लिए मेरी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। जो सुनकर गुड्डूलाल उसे धमकाने लगता है कि अगर तूने इस मच्छर से शादी नहीं की तो मैं तेरे उस अनाथ आश्रम की फंडिंग रोक दूंगा जिस प्रोजेक्ट पर तू सालों से काम कर रही थी, जिससे कई अनाथ बच्चों की जिंदगियां खतरे में आ जाएगी। जो सुनकर मारिया समझ जाती है कि उसका बाप बहुत बड़ा हरामी है। फिर अगले दिन वो ये बात अपने दोस्तों को बताती है, जिस पर बिल्लो भुखमरी उसे कहती है कि तू अबॉर्शन नहीं कराना चाहती, बबलू बेताल तुझसे प्यार नहीं करता और तेरे बाप ने भी तेरी गिण पर लात मार दी है, तो अब बचा जेफरी, वो तुम्हारे बच्चे का बाप भी है और गुड लुकिंग भी, इसलिए तुम जेफरी से शादी कर लो। मारिया उसकी बात मान जाती है और ये बात जाकर जेफरी को बताती है। जो सुनकर जेफरी खुशी से बिजली गेंद हो जाता है, पर तभी मारिया उसे अपने बाप के इलेक्शन और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए कहती है कि ये शादी बस एक दिखावा होगी, ताकि मेरा कमीना बाप मुझे पैसे देता रहे। वहीं जेफरी भी उन अनाथ बच्चों के खातिर उसकी बात मान जाता है, लेकिन साथ ही उसे थोड़ा दुख भी होता है, क्योंकि अब वो मारिया से सच्चा वाला प्यार करने लगा था, लेकिन मारिया तो हर बार उसका दिल तोड़ती ही जा रही थी। आगे वो ये बात जाकर चमन झींगे को बताता है, जिस पर चमन झींगा कहता है कि भाई वो तुझसे ही प्यार करती है, अगर वो तुझसे प्यार नहीं करती तो तेरे पास वापस क्यों आई, अगर वो चाहती तो बबलू बेताल के पास भी जा सकती थी और उससे शादी कर सकती थी, लेकिन वो तुझसे ही शादी क्यों करना चाहती है, इसका मतलब है कि वो तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और तुझे हमेशा अपने आसपास देखना चाहती है। ये सुनकर जेफरी बहुत खुश हो जाता है और चमन झींगे को गले लगा लेता है। फिर अगले दिन वो मारिया के पास जाता है और उसे कहता है कि हमें अपने बच्चे के लिए कुछ मेमोरीज क्रिएट करनी चाहिए, जैसे कि हम कैसे मिले, हमारे बीच में प्यार कैसे हुआ और हमारी शादी कैसे हुई, जिसके बाद हम हनीमून पर कहाँ गए। अब हनीमून की बात सुनकर मारिया उस पर हंसने लगती है, कहती है कि मैं तुझ जैसे किसी बेरोजगार के साथ हनीमून पर नहीं जाती। लेकिन ये बात सुनकर जेफरी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो बार बार उसकी बेइज्जती करी जा रही थी। वो कहता है कि मैं ये सिर्फ हमारे बच्चे की खुशी के खातिर करना चाहता हूँ, जिस पर मारिया भी उसकी बात मान जाती है और उसे शुरू में तो बहुत अकड़ दिखाती है, लेकिन बाद में उसे भी ये करने में मजा आने लगता है। आगे जेफरी उसके बचपन से लेकर बड़े होने तक के सारे फोटोज मंगवा लेता है, ताकि वो उनकी वीडियो बना सके। फिर आखिर में जब उनको किस करना होता है तो किस करते वक्त वो दोनों एक दूसरे में इतना खो जाते हैं कि लगातार 1 घंटे तक एक दूसरे को चूसते ही रहते हैं, जो देखकर चमन झींगा समझ जाता है कि मारिया को भी जेफरी से प्यार हो गया है। फिर शादी के दिन जेफरी चमन झींगे से कहता है कि भाई तुझे इस शादी के हर एक स्पेशल मोमेंट को रिकॉर्ड करना होगा, जबकि मारिया का बाप जेफरी से बहुत बुरा
बर्ताव करता है। वो उसे गालियां देता है और ठीक से गले भी नहीं लगाता। वहीं मारिया भी उसे ठीक से गुड बाय नहीं करती और ना ही वो रोजी के हाथ से गुलदस्ता लेती है, जो देखकर जेफरी को बहुत बुरा लगता है। इसी बीच मारिया का ड्राइवर उन दोनों का अच्छा दोस्त बन जाता है। फिर वो उन्हें एक बार में ले जाता है, जहां मौका देखकर वो जेफरी की मां को वहीं पर रगड़ देता है। लेकिन फिर वापस आते वक्त पुलिस उन लोगों को पकड़ लेती है और ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में अंदर कर देती है। फिर अगली सुबह गुड्डू लाल गंडवा वहां पर आकर उनकी बेल कराता है। इसके बाद जेफरी मारिया को अपने साथ हनीमून पर चलने के लिए कहता है, जिस पर मारिया उसे ताना देते हुए कहती है कि तू मुझे कौन से देश घुमाने लेकर जाएगा, जो सुनकर जेफरी को बहुत गुस्सा आता है। उसका मन तो कर रहा था कि वो उसे वहीं एक चमाट मार दे, लेकिन फिर वो खुद को शांत करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बीच पर ले जाना चाहता हूँ। मारिया कहती है कि वहाँ पर जाने के लिए कार और रहने के लिए पैसे चाहिए होंगे, जो तू मुझसे ही मांगने वाला है। इस पर जेफरी कहता है कि तुम बस अपना बैग पैक कर लो। जिसके बाद वो चमन झींगे की कार और कुछ पैसे लेकर आता है और मारिया को लेकर बीच की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन कुछ ही दूर जाते ही उनकी कार खराब हो जाती है, इसलिए उन्हें एक टो ट्रक से लिफ्ट लेनी पड़ती है। आगे बीच पर पहुंचने के बाद मारिया को पता चलता है कि उन दोनों के लिए सिर्फ एक ही बेड है, जो देखकर मारिया जेफरी को बाहर सोने के लिए कहती है। आगे जब जेफरी धूप में आराम कर रहा था, तभी मारिया उससे पूछती है कि सच बताओ तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि मैं ये सिर्फ इस बच्चे के लिए कर रहा हूँ। जिसके बाद वो दोनों फिर से मेमोरीज क्रिएट करने लगते हैं, जिसमें एक जगह खाना खाते वक्त मारिया उसे कहती है कि ये खाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये इतना महंगा है कि इसका बिल तेरा बाप भी नहीं चुका पाएगा। जो सुनकर जेफरी का मूड खराब हो जाता है और वो उसे अकेला छोड़कर वहाँ मौजूद दो लड़कियों के साथ मस्ती करने लगता है। पर तभी मारिया को उनसे जलन होने लगती है और वो उन लड़कियों से कहती है कि ये मेरा पति है, इससे दूर रहो। जिस पर जेफरी उसे अपनी डील के बारे में याद दिलाते हुए कहता है कि तुमने ही कहा था कि हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हैं। लेकिन मारिया उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे अपने साथ ले जाती है। अब ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक लड़का होने वाला है। फिर एक दिन मारिया जेफरी को कॉल करके उसे अपने पास बुलाती है। दरअसल आज मारिया की लेबर पेन कंट्रोल करने की क्लास थी, जिसमें प्रेग्नेंट लड़की के साथ उसके पार्टनर का होना जरूरी था। लेकिन जेफरी किसी काम में बिजी था, तो वह चमन झींगे को अपनी जगह भेज देता है। पर चमन झींगा वहाँ मारिया को सपोर्ट करने की बजाय उसकी ट्रेनर पर ही लाइन मारने लगता है, जिससे मारिया को गुस्सा आ जाता है और वह जेफरी को कॉल करके कहती है कि भीसड़ी के तूने ये किस चूते को भेज दिया, ये साला पिछले 1 घंटे से मेरी ट्रेनर की मारने की कोशिश कर रहा है। इधर जेफरी पिज्जा डिलीवरी करने के लिए एक होटल में पहुंचता है, जहां वो मारिया के बाप गुड्डू लाल को देखता है, जो किसी और औरत की पिंकी मार रहा था। तभी गुड्डू लाल की जेफरी को देखते ही फट जाती है और वह उसे कहता है कि ये तो मेरी बहन है। जिस पर जेफरी कहता है कि अगर ये तेरी बहन है तो तू साला 1 नंबर का बहन, जो कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। आगे बेबी शावर के दिन गुड्डू लाल जेफरी के पास आता है और उसे कहता है कि अगर तू अपना मुंह बंद रखेगा तो मैं तुझे अपना दामाद बनाकर अपनी कंपनी में जॉब दे दूंगा। इस पर जेफरी कहता है कि तुझ जैसा घटिया बाप भगवान किसी को ना दे, जिसके लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। जो सुनकर गुड्डू लाल को गुस्सा आ जाता है और वह उसे धमकी देता है कि भीसड़ी के मैं तुझे पिज्जा डिलीवरी करने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। फिर उसी रात मारिया अपने बाप से पूछती है कि आप जेफरी को धमका क्यों रहे थे। गुड्डू लाल गंडवा कहता है कि मैं तो बस उसे जॉब ऑफर कर रहा था, लेकिन उसने मना कर दिया, इसलिए मैंने गुस्से में उसे बोल दिया कि मैं तुझे पिज्जा डिलीवरी नहीं करने दूंगा। जो सुनकर मारिया हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि आप उसके बारे में कब से सोचने लगे। जिस पर गुड्डू लाल भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है वो पिज्जा डिलीवरी करके तुम्हारे हॉस्पिटल का खर्चा भी निकाल पाएगा। ये मत भूलना कि तुम मेरे घर पर हो, अगर तुम्हें उसकी ज्यादा चिंता है तो उसके साथ रहो। जो सुनकर मारिया उस घर को छोड़ देती है और जेफरी के साथ रहने उसके घर पहुंच जाती है। इधर उसके बाप को अपनी बातों पर पछतावा होने लगता है, इसलिए वह अपनी बेटी का हालचाल जानने के लिए अपने ड्राइवर को जेफरी के घर पर भेजता है। उधर मारिया सोकर उठती है और जेफरी से पूछती है कि तुम सोए क्यों नहीं। वो कहता है कि मैं वीडियो बना रहा था। जिसके बाद वो उसे वह वीडियो दिखाता है जिसमें उसके बचपन से लेकर प्रेग्नेंट होने तक की जर्नी जेफरी ने बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाई हुई थी, जो देखकर मारिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह जेफरी से अपनी हरकतों की माफी मांगते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। जिस पर जेफरी भी खुशी खुशी उसे हाँ कर देता है। इसी बीच उनका ड्राइवर वहाँ पर मारिया का हालचाल पूछने के बहाने रोजी से मिलने आता है। तभी मारिया उसे बताती है कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, लेकिन इससे पहले कि वो उसके बाप के बारे में बताता, तभी मारिया दरवाजा बंद कर देती है। इसी दौरान जेफरी वहाँ पर आता है और ड्राइवर से कहता है कि मेरी माँ बाहर गई हुई है, जब वो वापस आएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर एक दिन जब जेफरी अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तभी उसे मारिया का कॉल आता है, जो उससे कहती है कि हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना होगा, जबकि मारिया को तो अभी 7 महीने ही हुए थे। अब जेफरी उसे फटाफट स्कूटर में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर आता है और कुछ देर बाद वहाँ पर मारिया के माँ
बाप भी पहुंच जाते हैं। आगे मारिया की डिलीवरी कराई जाती है, लेकिन जैसे ही वो लोग बच्चे की शक्ल देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बच्चा तो चाइनीज है। तभी रोजी नर्स से पूछती है कि कहीं बच्चा बदल तो नहीं गया, जिस पर नर्स कहती है कि नहीं, क्योंकि उस वार्ड में मारिया के अलावा और कोई नहीं था। इसी बीच बिल्लो भुखमरी और ओलिविया को कुछ याद आता है और वो उस पार्टी की फोटोज को फिर से देखने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उस रात वहाँ पर एक चाइनीज लड़का भी था और माल के नशे में मारिया को पता भी नहीं चला कि उसने किससे अपनी पिंकी पिटवा ली थी। फिर जब उस बच्चे को मारिया देखती है तो उसकी भी फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये जानने के बाद जेफरी भी उसे छोड़कर चला जाएगा। लेकिन तभी जेफरी उसके पास आता है और उसे किस करके पूछता है कि अब तुम कैसी हो। फिर वो उस बच्चे को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं ही इस बच्चे का बाप हूँ, जो देखकर मारिया का बाप उसे गले लगा लेता है और कहता है कि अब तुम बच्चे नहीं रहे, तुम एक जिम्मेदार बाप बन चुके हो। अब जेफरी और मारिया दोनों साथ में रहने लगते हैं। और दोस्तों, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।